स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी और अगर बेहतर नहीं चल रही हो तो प्लीज़ आप उसको बेहतर कीजिए, क्योंकि अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर करना ही होगा। विदाउट उसके जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी बातों को विराम देते हुए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हमने भारतीय संविधान के विकास का इतिहास पढ़ा, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ा, भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ा और मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इनको आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है। भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में आपने क्या पढ़ा ये मैंने आपको पूरी डिटेल में बताई ही। कहने का मतलब ये जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो बहुत ब्रॉड लेवल पे तो नहीं बताए हैं, बट इतना ज़रूर बता दिया है कि आपको इन चैप्टरों से किस किस जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं उसको आपको अगर और बेहतर लेवल से पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत की बुक है, आप उसको उठा करके पढ़ सकते हैं। वहाँ आपको पूरे जो है कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही एलेबरेट करके दिया हुआ है। बट अगर वन डे एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप अगर इतना भी कर लेते हैं जितना मैंने पढ़ाया है तो मुझे लग रहा है आप जो है नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर आप और बेहतर करना चाहते हो तो आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ने के बाद अगर आपको शॉर्ट रिवीजन चाहिए तो उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही बेहतर है। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर होगा मौलिक कर्तव्य के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि मौलिक कर्तव्य क्यों लाया गया था हमारे संविधान में। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं हम आज। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि मौलिक कर्तव्य की जरूरत क्यों पड़ी हमारे संविधान में। तो देखिए दे रखा है कि अधिकारों और कर्तव्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। अधिकारों का अभिप्राय है कि मनुष्य को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, जबकि कर्तव्यों का अर्थ है कि समाज के व्यक्ति के ऊपर कुछ ऋण है। ठीक है, अधिकार से मतलब आपका समझ में आ गया होगा कि अधिकार का मतलब होता है कि आपको अधिकार दिए जाएं, आपको कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हों, ताकि आप जिस राज्य में भी रहते हों वहाँ जो है अपने इच्छा अनुसार कामों को कर सकें। बट कुछ आपके ऊपर भी दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस राज्य के प्रति। ठीक है, राज्य ने आपको स्वतंत्रता दे दी कि आप ये काम कर सकते हो, बट उस राज्य के प्रति आपका भी कुछ दायित्व होता है, आपके भी कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे आपके भी कुछ कर्तव्य होते हैं अपने माँ बाप के प्रति, वैसे ही राज्य के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं। वो ये यहाँ कहना चाह रहा है। तो समाज का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति का विकास न होकर सभी मनुष्यों के व्यक्तित्व का समुचित विकास है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य जुड़े हुए हैं। 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था। 1976 तक हमारे संविधान में व्यक्ति के कर्तव्यों का अधिकथन करने वाले कोई उपबंध नहीं थे। हालांकि परंपराओं तथा भारतीय चिंता की धारा ने सदियों से कर्तव्यों पर अत्यधिक बल दिया है। प्रत्येक अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य है। कर्तव्य अधिकार का एक अभिन्न अंग है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विश्व के बहुत से देशों यथा जापान, चीन और इटली सहित अनेक यूरोपीय देशों के संविधानों में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख है। कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट करने के लिए कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति के सुझावों के आधार पर दिसंबर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर संविधान में क्रमशः मूल अधिकारों भाग 3 तथा निदेशक तत्वों भाग 4 के बाद मूल कर्तव्य शीर्षक से एक नया भाग 4A जोड़ा गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो आया कब। 1976 का जो 42वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, जिसको हमने आपको पहले बताया होगा, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो 42वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है, उसी को 1976 में जो हुआ था उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उसी समय जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया किसके तहत, भाग 4A के तहत। और इसके जो है समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, इसमें स्वर्ण सिंह को। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की संस्तुति की थी, लेकिन सरकार ने 42वें संविधान द्वारा 10 मौलिक अधिकारों को लागू किया। ठीक है, इस नए भाग 4A में एक नया अनुच्छेद 51A सम्मिलित कर लिया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद, ये तो भाग था, पार्ट,
और ये जो है आर्टिकल, तो 51A के अकॉर्डिंग जो है इसको क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत व्यवस्था है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, देखो सरकार ने आपको स्वतंत्रता दे दी, राज्य ने आपको स्वतंत्रता दे दी आपको अपने तरीके से जीने की, ठीक है, बट मैंने बताया जैसा पहले भी कि राज्य के प्रति भी आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ आपके राज्य के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो वो सरकार ने क्या सुनिश्चित किया वो देखते हैं। पहला कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। जो संविधान बना है उसका पालन करें, ऐसा नहीं कि संविधान में दे दिया गया कि ये छूट है कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अनर्गल कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी जाके मार दिया है, ऐसा नहीं, इसके लिए स्वतंत्रता नहीं है। तो इस आधार पे कहता है कि आपको संविधान का पालन करना होगा, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना होगा। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदयंगम करें तथा उनका अनुपालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें तथा उसे बनाए रखें। देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। 6 है, हमारी सामूहिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें तथा प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी और अन्य वन्य जीव है की रक्षा एवं संवर्धन करें। मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। हिंसा से दूर रहें तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सामूहिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। लास्ट 11वां है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह यदि वह माता पिता या अभिभावक है तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कब हुआ? 2002 के 86वें संशोधन में जोड़ा गया। पहले जो है 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन जो है 2002 में 86वां जो संशोधन हुआ उसमें जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को आप शिक्षा प्रदान करें। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा परिवर्तित करने का संविधान में कोई उपबंध नहीं है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को आप न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकते, आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। उनका पालन कराने तथा उल्लंघन किए जाने पर दंड देने का भी कोई संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो देखो कोर्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मौलिक कर्तव्य का कहीं पालन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है, तो क्या आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। क्या मतलब अगर कोई किसी ने मूल कर्तव्य का हनन किया तो क्या उसके लिए कोई दंड है? तो उसके लिए कोई दंड नहीं है। किंतु यह प्रत्याशा की जा सकती है कि किसी विधि की संवैधानिक अवधारित करते हुए यदि कोई न्यायालय यह पाता है कि इन कर्तव्यों में से किसी को भी प्रभावित करने के लिए है तो वह ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या 19 के संबंध में युक्त मानेगा। उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि मूल कर्तव्य नागरिकों पर अबाधकर है, कोई बाधा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बाउंडेड किया गया है, नहीं आपको ये करना ही होगा। पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 51 क 7 में विशेष रूप से न्यायालयों के समक्ष आया है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ क्षेत्रों में खनन के काम को रोक देने के मौखिक आदेश जारी किए थे। कुछ विवादग्रस्त क्षेत्रों को आरक्षित वन घोषित करने के संबंध में भी आदेश जारी किए गए थे। मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई 1976, वनवासी सेवा आश्रम बना उत्तर प्रदेश राज्य 1987। देखो कोई भी चीज़ बनती है तो उसकी आलोचना जरूर होती है, तो मौलिक कर्तव्यों की भी आलोचना ही देखते हैं क्या है ये। अनुच्छेद 51 क में यह आदेश है कि वन संरक्षण, वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा से संबद्ध मामलों में न्यायालय उपयुक्त आदेश जारी कर सकता है। इस प्रकार संविधान के इस भाग की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है। क्या है?
कुछ कर्तव्य सर्वथा अस्पष्ट हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आलोचकों का अभिप्राय है कि संविधान में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो, परंतु कर्तव्यों वाले भाग में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनके अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। समन्वित संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्वेषण और सुधार की भावना, मानववाद आदि ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ सर्वथा अस्पष्ट है। इस प्रकार कर्तव्य भी भ्रम पैदा करता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे कौन कौन से आदर्श व लक्ष्य थे। इन विवादों के कारण मौलिक कर्तव्यों का महत्व बहुत सीमित हो गया है। कुछ कर्तव्यों को मात्र दोहराया गया है, कई ऐसे कर्तव्य जिन्हें मात्र दोहराया गया। उदाहरण के लिए तीसरा कर्तव्य कहता है कि नागरिकों को भारत की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। लगभग वही बात चौथे कर्तव्य के अंतर्गत इस शब्द में रखी गई कि नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए। छठे कर्तव्य के अंतर्गत जिस समन्वित संस्कृति की बात कही गई वहीं लगभग पांचवें कर्तव्य में भी आ जाती है। दंडात्मक व्यवस्था का अभाव। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड दिया जाना चाहिए और उसके लिए संसद को उचित कानूनों का निर्माण करना चाहिए, परंतु अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो मौलिक कर्तव्य है उसके खिलाफ अगर कोई अवहेलना होती है या कुछ गलत करता है तो ऐसा नहीं कि आप उसके खिलाफ रिपोर्ट FIR करा दो या फिर उसके लिए कोई दंड दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही ये बात कह रहा है। वास्तव में कर्तव्यों के वर्तमान रूप को देखते हुए दंड की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन कार्य है। कर्तव्यों का स्वरूप नितांत अस्पष्ट है, अतः नागरिकों को किस आधार पर दंड दिया जा सकता है। अभिप्राय यह है कि कर्तव्यों की अवज्ञा करने वालों को दंडित कैसे किया जा सकता है, उसके लिए तो कोई कर्तव्यों के स्वरूप में परिवर्तन करना होगा। तो अगर आप दंड देना चाहते हैं तो उसके लिए कोई न कोई परिवर्तन जरूरी होगा। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको कि मौलिक कर्तव्य के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो, मौलिक कर्तव्यों के खिलाफ आपको किसी प्रकार के दंड नहीं दिए जाएंगे। तो वही यहाँ कह रहा है कि अगर उसमें दंड देना चाहती है सरकार, अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये संविधान बना था उस समय जब 1976 का जो हुआ था उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उसकी अवहेलना अगर कोई करता है तो उसको जो है दंडित किया जाए। इसलिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगला चैप्टर है भारतीय नागरिकता। ठीक है, देखो हम इसको भी समझते हैं। अभी हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी आपने देखा होगा कि बहुत वो उसमें जो है सुर्खियों में रहा और बहुत सारे उसके लिए विवाद भी हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। खैर ये उससे पूरी तरह से तो जुड़ा नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं इनडायरेक्टली जो है इसका संबंध उससे है। अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आप इससे जो है उसको जोड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं भारतीय नागरिकता। इसमें आपको यही बताया गया होगा कि आप जो है अगर भारत में रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है, क्या क्या उसके नियम हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय और आज़ाद होने के बाद जो है किन लोगों को भारत की नागरिकता दी गई, वो सारी चीज़ें हैं। कोई विदेशी अगर आके हमारे यहाँ रहता है तो कितने साल बाद उसे हमारे भारत की नागरिकता दी जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय नागरिकता। ये भी चैप्टर देख ही लेते हैं मौलिक कर्तव्य के बाद। किसी भी संप्रभु राष्ट्र या देश में राज्य की ओर से नागरिकों को कुछ ऐसे राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो अन्य लोगों को प्रदान नहीं किए जाते। ठीक है, मैंने बताया ना कि अगर आप जो है किसी राज्य में रहते हो तो आपको जो अधिकार दिए गए हैं ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर विदेशी कोई फॉरेन का आता है उसे भी वो अधिकार दे दिए जाएं, क्योंकि वो हमारे भारत का नहीं है, उसे सारे अधिकार नहीं दिए जा सकते। उसे मत देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, वो मतदान नहीं कर सकता। तो वही कह रहा है, नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी रूप प्रदान करती है। यह इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त है, राज्य के प्रति उसकी स्थायी निष्ठा है और राज्य द्वारा इस बात की अधिकाधिक स्वीकृति है कि उसे राजनीतिक प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। नागरिकता कतिपय दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। ये अधिकार विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते। भारत के नागरिकों को संविधान के अधीन निम्नलिखित अधिकार प्रदत्त हैं। पहला क्या है, मतदान करने का अधिकार तथा कतिपय मूल अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16 और 19 में प्रदत्त अधिकार। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है
कि ये भारत के नागरिकों से रिलेटेड, कि अगर भारत के आप नागरिक हैं और कोई अन्य विदेशी नागरिक हैं तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कौन कौन से अधिकार उनको दिए जाएंगे और कौन से अधिकार आपको दिए जाएंगे। तो मतलब अनुच्छेद 15, 16 और 19 इसमें जो है विदेशी नागरिकों का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इसके अंतर्गत वो नहीं आ सकते। ठीक है, इसमें केवल और केवल भारत के नागरिक ही शामिल होंगे। दूसरा है कि केवल नागरिक ही कुछ पदों के योग्य होंगे, जैसे राष्ट्रपति का पद, उस उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता। ये उनके आर्टिकल दिए हैं उनके साइड साइड में, इसे भी याद कर लेना क्योंकि ये पूछे जाते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 157, अधिवक्ता 165, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। इसमें थर्ड है लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार 326 के अंतर्गत, और संसद का सदस्य होने का अधिकार अनुच्छेद 84, और राज्य के विधानमंडल का सदस्य होने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जस्ट मिनट। तो इसमें भारतीय नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है ना। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है और भाग 2 में आपका क्या है, भारतीय नागरिकता। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखो 1955 का ये है, अभी जो CAA आया था उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे, तो वो चीज़ अभी नहीं बताई जा रही है। ये जो 1955 के अकॉर्डिंग जो है अभी तक जो चला आ रहा था उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें वही हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें बदली हैं। अगर आपने CAA पढ़ा होगा तो आप जो है समझ जाएंगे। तो जन्म से, अगर जन्म से क्या है मतलब भारतीय नागरिकता किसको प्रदान की जाती है, तो पहला है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। वंश, दूसरा है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई क्या हो, भारत का नागरिक हो। अगर बच्चा जो है भारत के बाहर भी पैदा हुआ हो लेकिन उसके माता या पिता में से कोई भी अगर भारत का है तो उसे क्या दिया जाएगा, भारत का नागरिक का अधिकार दिया जाएगा, भारत का नागरिकता दी जाएगी। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा किया गया है। देखो पहले जो है केवल पिता के आधार पर होता था, लेकिन अब माता भी अगर भारत की है तो उसके आधार पर भी उसको नागरिकता दी जा सकती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है सरकार द्वारा। अगर आपने देशीकरण प्राप्त कर लिया तो वहां से भी आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। चौथा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं भविष्य में विवाह करेंगी, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि भूमि विस्तार द्वारा, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसे समझ में आ गया होगा। जैसे भारत का एक एरिया है, ठीक है, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक, अगर वो मान लो बढ़ा और उस बढ़ने में जो एरिया आ गया भारत में और उसके अंतर्गत जितने भी नागरिक आएंगे उनको भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में नियम संशोधन किए गए। देखो ये 1986 में जो संशोधन हुआ वो ये है। अब भारत में जन्म केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। कोई एक अगर भारत का नागरिक हो तो उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले अवधि क्या थी, 6 माह थी। पहले अवधि 6 माह थी, अब क्या हो गई थी 5 वर्षों तक कर दी गई। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले अवधि 5 वर्ष थी,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। ठीक है। नागरिकता की देखो, जो नागरिक है बंदा, अगर उसकी जो किसी कंडीशन में क्या होता है, उसकी नागरिकता सिटीजनशिप जो है समाप्त भी कर दी जाती है। वो किस कंडीशन में की जाएगी, देखो, जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता खो भी सकता है। नागरिकता के होने के नियम भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होता है, परंतु समानता निम्नलिखित नियमों के अनुसार नागरिकता लोप हो सकती है। पहला है स्वैच्छिक त्याग द्वारा। आपने खुद ही त्याग किया कि आप भारत के नागरिक नहीं होना चाहते हैं, आप किसी अन्य देश के होना चाहते हैं, आपने खुद ही त्याग दी। एक वो होता है कि भारतीय नागरिकता को स्वैच्छिक रूप से त्याग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो उस पर कोई संवैधानिक अवरोध नहीं लगाया जा सकता, बशर्ते कि वह व्यक्ति किसी प्रकार के अपराध में लिप्त न रहा हो और पूर्णतः निर्दोष हो। प्रसवन द्वारा, जैसे ही कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, वैसे ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। वंचित विधि द्वारा, थर्ड है, यदि किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता कपटता से अर्जित की है या उसने भारतीय संविधान के प्रति अप्रतिपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित किया है तो भारत सरकार उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। विवाह द्वारा, जब कोई स्त्री पुरुष किसी अन्य राष्ट्र के स्त्री या पुरुष से विवाह कर लेते हैं तो उन्हें स्वतः वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, साथ ही साथ उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। विदेश में नौकरी पाना, जब कोई व्यक्ति विदेश में जाकर सरकारी नौकरी करता है तो अपने देश की नागरिकता खो देता है। फोर्थ था, फिफ्थ था, ये सिक्स है। राष्ट्र विरोधी कार्य, जब कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति फौज से भाग जाता है या देशद्रोह के अपराध में पकड़ा जाता है या किसी और अपराध के कारण दंडित होता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। कुछ अन्य कारण भी हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त अन्य भी कुछ ऐसे कारण हैं जिससे नागरिकता का लोप हो सकता है, जैसे पागलपन, फकीरी, संन्यास ग्रहण करना आदि। तो ये था आपका जो है, आज हमने 2 चैप्टर देखे, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य देखा और भारतीय नागरिकता देखा कि आप भारत में किस प्रकार से नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। इसमें अभी जो है CAA जो हुआ, जो 1955 में कुछ उसमें संशोधन किया गया, वो भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। और जो भी पॉइंट मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट में मैंने बताए हैं। ठीक है। मैंने पूरा एलेबोरेट नहीं किया, पूरा हर चीज़ें एलेबोरेट नहीं की हैं, बस जो बहुत ही अहम वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही अहम जो पॉइंट्स है वही सिर्फ बताए हैं। और देखो दोस्तों, मैं जो है बहुत ज़्यादा तो अपना मार्केटिंग नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप देखें तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी चैनल को देखें, उससे बहुत ज़्यादा मुझे कोई वो नहीं है, बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीके से प्रयास करने लिए। होता क्या है कि बच्चे भटक जाते हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिससे वो झेल नहीं पाते और इस कारण से उनका पढ़ाई से मन हट जाता है और फिर वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उस पढ़ाई को कारगर नहीं रख पाते हैं, जिससे वो असफल हो जाते हैं। देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी चीज़ को प्राप्त न कर सके, प्राप्त कोई भी कर सकता है, बशर्ते कि उसे के अंदर भटकाव ना हो। देखो, भटकना तो लाजमी है, आप इंसान हो, भटकोगे ही, लेकिन उस भटकने के बावजूद भी अगर आप उस रास्ते पर चलते रहते हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है। तो प्लीज़ आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहें। पढ़ाई से रिलेटेड हो तो पढ़ के करें, अन्य किसी सेक्टर में जाना चाहते हो तो उस सेक्टर में जाएं, बट लगन से करें। भटकाव तो आना ही है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, बट फिर भी एक होता है थोड़ा, बस डिफरेंस होता है कि कुछ में ज़्यादा हो जाता है, कुछ में थोड़ा कम भटकाव होता है, कुछ में ज़्यादा ही परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन ठीक है, इन सभी बातों को दरकिनार करना है और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। बस इन्हीं सभी बातों के साथ पूर्ण विराम देते हुए आपने मेरे चैनल को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप भी अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।